हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी किया गया कक्षा 12वीं का असाइनमेंट नंबर 4 नवंबर माह असाइनमेंट विषय राजनीति विज्ञान का संपूर्ण उत्तर बताने वाला हूं। इसमें हमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें आपको मैं सभी पाँचों प्रश्नों का उत्तर बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही सभी मासिक असाइनमेंट्स के आंसर लाते हैं और साथ ही हम पाक्षिक परीक्षाओं के भी आंसर लाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, तो चलिए चलते हैं आंसर शीट पे। तो प्रश्न 1 है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। उत्तर है, केंद्र सरकार ने सन 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग बनाया। फजल अली की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामलों पर कार्यवाही करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वह बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होनी चाहिए। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। पहला, भारत की एकता व सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। दूसरा, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। तीसरा, भाषाई और सांस्कृतिक सजातीयता का ध्यान रखा जाए। चौथा, वृत्तीय तथा प्रशासनिक विषयों की ओर उचित ध्यान दिया जाए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। भारतीय संविधान में वर्णित मूल वर्गीकरण की 4 श्रेणियों को समाप्त कर 2 प्रकार की इकाइयाँ रखी गईं। प्रश्न दूसरा है हमारा, भारत विभाजन के प्रमुख कारणों को लिखिए। उत्तर है, पहला, सांप्रदायिक दंगे। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद देश में सांप्रदायिक दंगे तेजी से बढ़ने लगे, तो लैपटॉप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मोपला विद्रोह, जिसने हिंदू और मुस्लिम लीग की प्रांतीय सरकारें भी उपद्रवियों की मदद कर रही थी, यही कारण था कि अंतरिम सरकार ने भी उन दंगों को रोक नहीं पाई। दूसरा है, मुस्लिम लीग की स्थापना एवं मुस्लिम सांप्रदायिकता। मुस्लिम नेताओं ने समय प्रतिनिधिमंडल के दौरान एक केंद्रीय मुस्लिम लीग की स्थापना करने का निर्णय लिया। 30 दिसंबर वर्ष 1960 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य मुसलमानों के हित की रक्षा करना, दृष्टिकोण सांप्रदायिकता और हट धार्मिक करना था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही शुरू करके सांप्रदायिक दंगों का सहारा लिया गया। इन दंगों को रोकने के लिए विभाजन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। तीसरा, पाकिस्तान की मांग। वर्ष 1930 में सर मोहम्मद के खिलाफ, जो मुस्लिम लीग के सभापति थे, ने भाषणों में यह कहा कि मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए एक पृथक राज्य की स्थापना करना अनिवार्य है। इकबाल ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों को अपने हितों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और साथ मिलकर पाकिस्तान बनाए जाने की मांग की। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लंदन में स्थित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक विद्यार्थी, जिनका नाम चौधरी रहे अली एवं उनके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए छोटी पंपलेट अब या फिर कभी नहीं में किया था। चौथा है, माउंटबेटन का प्रभाव। माउंटबेटन ने यह अनुभव किया कि सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थिति अनियंत्रित होती जा रही है। इस स्थिति को देख माउंटबेटन ने यह विचार किया कि भारत को विभाजित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस दौरान अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने की तिथि जून 1948 को नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 घोषित कर दी, जिससे कांग्रेस के सामने केवल 2 ही विकल्प रह गए, पहला गृह युद्ध और दूसरा पाकिस्तान। अंततः भारत विभाजन किया गया। पांचवा है, कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीति।
कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीतियों भी भारत विभाजन का एक प्रमुख कारण थी। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की मांगों को भी स्वीकार कर लिया गया, जो अनुचित कांग्रेस ने अनेक अवसरों पर अपने सिद्धांतों को भी त्याग दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने वर्ष 1916 के लखनऊ समझौता में मुसलमानों के प्रत्येक प्रतिनिधित्व और उनका जनसंख्या से अधिक अनुपात में व्यवस्था विकास अभाव में सदस्य भेजने के अधिकारों को स्वीकार करते हुए मुसलमानों को अत्यधिक बढ़ावा दिया। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, योजना आयोग के कोई 4 कार्य लिखिए। उत्तर, भारत में योजना आयोग के संबंध में कई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। योजना आयोग का हेडक्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता था। यह नई दिल्ली में है। इसके अतिरिक्त इसकी अन्य कार्य हैं। पहला, देश के संसाधनों का आकलन करना। दूसरा, इन संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। तीसरा, प्राथमिकताओं का निर्धारण और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना। चौथा, योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना। प्रश्न क्रमांक 4 है, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को लिखिए। उत्तर है, भारत के विकास में एक दूसरा मुद्दा निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकता को लेकर था। निजी क्षेत्र का अभिप्राय निजी नियंत्रण में संचालित उद्योगों से है तथा सार्वजनिक क्षेत्र का अभिप्राय सरकार के नियंत्रण में संचालित उद्योगों से है। निजी क्षेत्र का लाभ यह है कि इसमें प्रतियोगिता के कारण तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में मुख्य तर्क यह है कि जनहित में अर्थव्यवस्था में संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे रेल यातायात, रक्षा उत्पादन आदि में सरकार का नियंत्रण आवश्यक है। पुणे सरकारी क्षेत्रों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ सरकार की पूंजी में भी वृद्धि की जाती है, जो कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। भारत में यह बहस इन दोनों क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र को प्राथमिकता देने से संबंधित है। भारत में 1950 से लेकर 1991 तक सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई तथा राज्य की विकास नीतियों के परिप्रेक्ष्य में निजी क्षेत्र पर लाइसेंस आदि के माध्यम से प्रतिबंध लगाए गए। इस युद्ध में सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की कमांडिंग हाइट की संज्ञा दी गई। विश्व के अधिकांश देशों की तरह भारत ने भी 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपना लिया। इस नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में राज्य का नियंत्रण कम हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का भी नवीनीकरण किया जा रहा है, अर्थात उनकी पूंजी को निजी हाथों में भेजा जा रहा है। निजी क्षेत्र पर लगाए गए अधिकांश प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, अतः अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, भारत में नई नीतियों के अंतर्गत विदेशी निजी पूंजी को भी आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान की गई है। इस बदलाव का मुख्य लाभ यह है कि विकास के लिए आवश्यक पूंजीवाद तकनीकी उपलब्ध हो सकेगी तथा प्रतियोगिता के कारण आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा। प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के ठीक ढंग से काम न करने के कोई 2 कारण बताइए। तो उत्तर है, तो उत्तर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाया गया है। चलिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी
कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मासिक असाइनमेंट के आंसर लाते हैं। तो चलिए उत्तर देखते हैं 5वें का। उत्तर है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की ठीक ढंग से काम न करने के कोई 2 कारण। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यमों की सहायता नहीं दी जाती, जिससे कार्यकुशलता में कमी होती है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में लाल-फीताशाही और नौकरशाही का बोलबाला है, जिस कारण सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता निजी क्षेत्र से कम रह जाती है। तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र में परिपक्वता की लंबी अवधि से अनुमानित खर्च में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिस कारण लाभ की अपेक्षा हानि नहीं कर पाते। चौथा है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि सार्वजनिक उद्यम अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं कर पाते। पांचवा है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख समस्या प्रबंध व्यवस्था का कुशल न होना है। क्षेत्र में कर्मचारियों में अनुशासनहीनता तथा भ्रष्टाचार पाया जाता है। पहला है कृषि बनाम उद्योग। नियोजन प्रणाली की शुरुआत के साथ ही यह विवाद पर आरंभ हुआ कि कृषि को प्राथमिकता दी जाए अथवा उद्योग को। भारत की अर्थव्यवस्था उस समय पिछली थी और कृषि के माध्यम से विकास करने से ही राष्ट्र का कल्याण संभव माना गया। इस विचारधारा के समर्थकों ने निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, भारत की 70% आबादी कृषि एवं इससे संबंधित कार्यों में लगी हुई है। दूसरा है दूसरे महायुद्ध एवं भारत विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक मार झेलनी पड़ी, जिससे देश का सामाजिक आर्थिक संतुलन प्रभावित हुआ। तीसरा, कृषि के क्षेत्र में अपनाई गई गतिविधियों का परिणाम शीघ्र आता है, जबकि उद्योगों के परिणाम देर से निकलते हैं। तो इस प्रकार हमारे 5 प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अन्य किसी भी विषयों का आपको आंसर चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी मटेरियल्स बाय मुरली साहू।